हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं थर्ड लेक्चर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। जैसा आपको पता है, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था पॉलिटिकल एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, तो उसमें हम फिजियोग्राफी वाला पोर्शन पढ़ रहे थे। आज उसी का हम थर्ड लेक्चर लेकर के आए हैं। बेटे, जो भी वीडियो पे आ रहे हैं ना, बस ये सोच के आना कि एक वीडियो और, ये एक वीडियो और एक वीडियो और करते करते आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने दिमाग में बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे स्किप कर जाते हैं वो स्किप कर जाते हैं। तो कोशिश करिए एक एक वीडियो को देखते जाएं और अपने जो नॉलेज है उसको ऐड करते जाएं, उसमें एडिशन करते जाएं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अब लेक्चर पे आते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 है, द प्लेट्यू रीजन साउथ ऑफ नर्मदा रिवर इज नोन एज, यानी कि जो नर्मदा रिवर के साउथ में प्लेट्यू रीजन है उसको किस नाम से बुलाते हैं। ऑप्शंस आर सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेट्यूज, मालवा प्लेट्यूज या फिर बुंदेलखंड प्लेट्यूज। जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैप्स पे दिखाया था, तो ये सभी के सभी क्या है, प्लेट्यू रीजन है। समझते हैं इनकी लोकेशन क्या है। उसके लिए हम आपको मैप दिखाते हैं। उसके लिए मैं आपको मैप पे ले जाता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने आ गया मैप। तो मैप पे अगर आप देखो तो ये आपके सामने दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर की जो लाइन यहाँ से फ्लो करती हुई आ रही है, ये रिवर है नर्मदा रिवर। ठीक है, क्लियर। ये आ गया आपकी नर्मदा रिवर। मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ हल्का हल्का। ठीक है, ये नर्मदा रिवर जो है फ्लो करती आ रही है यहाँ से। तो नर्मदा रिवर की अगर आप साउथ की तरफ देखो तो आपको देखने को मिलेगा सतपुरा रेंज। ठीक है, क्या है ये, सतपुरा रेंज। ये वाली लाइन जो दिख रही होगी आपको, विजिबल होगी अगर तो। उसके बाद अगर आप साउथ में देखें तो आपको देखने को मिलेगा डेक्कन प्लेट्यू, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, ये पूरा क्या है, डेक्कन प्लेट्यू। क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा गया था कि नर्मदा के साउथ में कौन से प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शंस आपने देख लिए थे, तो इसलिए आपको पता चला यहाँ पे कि नर्मदा के साउथ में डेक्कन प्लेट्यूज हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। समझ आया, ये ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर। अगर डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो आपने देखा ये नर्मदा के साउथ में तो है, बट ये एक ट्रायंगुलर लैंड मास है, देखने को मिलेगा आपको। आप ध्यान से देखें तो इसकी शेप थोड़ी सी कैसी है, ट्रायंगुलर है। और इसके ही आपको बिल्कुल वेस्ट में देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स। देखिए ये क्या है, ये वेस्टर्न घाट्स हैं डेक्कन प्लेट्यू के। और डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में आपको देखने को मिलेंगे ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में किस तरह का जो फिजियोग्राफी है, और या कौन सी फिजियोग्राफिक डिवीजन है, और वेस्ट में फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है, और इसके नॉर्थ में क्या है। नॉर्थ में आप देखें सतपुरा रेंज है, नर्मदा रिवर है, विंध्यास है, तो ये इसके नॉर्थ में आ जाता है। अगर अब बात करें नर्मदा रिवर के नॉर्थ की तरफ, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू का नॉर्थ हमने देखा, नर्मदा का साउथ हमने देखा। अब देखेंगे नर्मदा के नॉर्थ में क्या है। देखिए नर्मदा के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स। क्या देखने को मिलेंगे, सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, अब सेंट्रल हाईलैंड क्या है, सेंट्रल हाईलैंड भी आपको, सेंट्रल हाईलैंड में आपको बहुत सारे प्लेट्यूज जो हैं देखने को मिलती हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा मालवा प्लेट्यू। ये देखिए ये क्या है, मालवा प्लेट्यू है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, इसी तरह से इस रीजन में आपको देखने को मिलता है बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं बुंदेलखंड क्या है। जैसे ऑप्शन डी है ना आपके पास, बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड जो है ये ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है सेंट्रल हाईलैंड्स की। जैसे ही मैंने आपको बताया ये क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, तो इसकी जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है वहीं पे आपको बुंदेलखंड और बघेलखंड जो प्लेट्यूज हैं देखने को मिलेंगे। ठीक है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू भी। छोटा नागपुर प्लेट्यू की सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है, इसको रूहर ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रूहर ऑफ इंडिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूहर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रूहर ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि किस प्लेट्यू को जो है रूहर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसके साथ साथ इसको क्यों रूहर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ड्यू टू रिच मिनरल डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट्स जो है हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कोल और आयरन। समझ आया आपको। ठीक है, नर्मदा के नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स में ही आपको जो ईस्टर्न एक्सटेंशन देखने को मिलेगी बुंदेलखंड और बघेलखंड की। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ आए। और मालवा प्लेट्यू भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्रिटिकल सेक्शन रहती है जो मालवा प्लेट्यू है, ये एक सेक्शन है सेंट्रल हाईलैंड्स का ही। किसका, सेंट्रल हाईलैंड्स का ही। सेंट्रल जो मालवा प्लेट्यू है, अगर इसकी लोकेशन आपसे पूछी जाए तो आप थोड़ा इसको आइडिया लगाएं कि ये आपको साउथ ईस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देखें यहाँ पे राजस्थान वाला पोर्शन आ जाता है ना, तो उसके साउथ ईस्ट में आपको देखने को मिलता है मालवा प्लेट्यू। और एमपी के वेस्ट में, यहाँ पे आपको एमपी देखने को मिलता है ना, तो एमपी के वेस्ट में आपको
मालवा प्लेट्यू जो है देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा रब कर दूं, ये चीज़ें आपको समझ आई हों अगर। अब उसके साथ एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं, जैसे आपसे नर्मदा का साउथ या नॉर्थ आपसे पूछा गया, सिमिलरली आपसे पूछा जा सकता है मालवा प्लेट्यू के बारे में भी। जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे क्या है, मालवा प्लेट्यू है, ठीक है। अब मालवा प्लेट्यू के आपको ईस्ट में देखने को मिलती है अरावली। अगर आप ईस्ट में देखें, अरावली रेंज है ये वाली जहाँ पे मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, तो ये इसका ईस्ट है। ईस्ट में आपको अरावली देखने को मिलेगी मालवा प्लेट्यू के, ठीक है। और इसके साउथ में अगर आप देखो तो आपको विंध्यास देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, विंध्यास है, ठीक है। और इसके ईस्ट में आपको बुंदेलखंड वगैरह जो है देखने को मिलता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड यहाँ पे इस रीजन में, ठीक है। क्लियर, तो इतना समझ आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया है द मेजर सॉइल टाइप फाउंड इन इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी ऐसी मेजर सॉइल टाइप है जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में देखने को मिलती है मेजरली। ऑप्शंस आर ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एल्यूवियल सॉइल या फिर लेटराइट सॉइल। तो राइट आंसर इसमें आपका रहने वाला है एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली या मेजरली पाई जाने वाली सॉइल इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में वो है एल्यूवियल सॉइल। तो आपका ऑप्शन सी जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। अगर कुछ और पॉइंट्स की बात करें एल्यूवियल सॉइल को लेकर के, तो एल्यूवियल सॉइल जो है आपको पता होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा जो क्रॉप बनती है, ठीक है, यानी किस क्रॉप के लिए ये फेवरेबल है, तो वो आ जाती है आपकी वीट, ठीक है, वीट एंड राइस। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है इस पे एग्जाम में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, टाइप्स पे बनता है। तो टाइप्स की अगर मैं बात करूं, एक होती है न्यू एल्यूवियल सॉइल, न्यू एल्यूवियम बोल लो, ठीक है। और दूसरी होती है इसकी ओल्ड एल्यूवियम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो न्यू एल्यूवियम होती है ना, इसको बुलाते हैं खादर, खादर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको बुलाया जाता है भांगर, भांगर के नाम से। इतना ही नहीं, आपको इसके बीच में जो है डिफरेंस भी जो है पता होना चाहिए। जैसे जो न्यू एल्यूवियम है ये आपको देखने को मिलेगा रिवर बेड के नज़दीक, ठीक है, जहाँ से रिवर फ्लो करती है ना, तो उसके किनारों पे आपको जो देखने को मिलती है मिट्टी, वो होती है न्यू एल्यूवियम। और उसके अपलैंड्स में, यानी रिवर जहाँ से फ्लो करती है उससे काफ़ी दूरी पे जाकर के अगर आप देखें, जहाँ पे कंकर वगैरह या रफ कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं, टेक्सचर जो होता है मिट्टी का ओल्ड एल्यूवियम में वो होता है कोर्सेज वाला, ठीक है, मतलब थोड़ा मोटा मोटा आपको टेक्सचर वहाँ पे देखने को मिलता है मिट्टी का। लेकिन न्यू एल्यूवियम का जो टेक्सचर होता है वो याद रखना, इसका टेक्सचर काफ़ी फाइन टेक्सचर होता है, ठीक है, फाइन टेक्सचर, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है वो एक रफ जो है कोर्स देखने को मिलता है आपको मिट्टी में। और ओल्ड एल्यूवियम से जो क्वेश्चन बनता है ना, तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि कौन सी वो सॉइल टाइप है जहाँ पे कैलकेरियस डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलते हैं। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कैलकेरियस डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या है ये कैलकेरियस डिपॉजिट्स? ये इनको लोकली कंकर्स बुलाया जाता है। कंकर समझते हो ना आप सारे, ठीक है। तो ये आपको ओल्ड एल्यूवियम में देखने को मिलते हैं, यानी भांगर में आपको ये देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको जो एल्यूवियल सॉइल से रिलेटेड याद रखने हैं। एक और पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सॉइल जो है, यानी लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप जो है वो एल्यूवियल सॉइल का। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इन इंडिया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो है आपको एल्यूवियल सॉइल से रिलेटेड याद रखने हैं। क्लियर, इतना अगर समझ में आया तो बात करते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है। तो आंसर को दोबारा मार्क कर लेते हैं, एल्यूवियल सॉइल था हमारा आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी में। ब्लैक सॉइल की अगर बात करें, ब्लैक सॉइल के आपको अदर नेम्स पता होने चाहिए। जैसे ब्लैक सॉइल को जाना जाता है रेगूर सॉइल के नाम से, पता ही होगा सबको, ठीक है। या फिर इसको जाना जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी, ब्लैक कॉटन सॉइल। या फिर इसको मैच्योर सॉइल भी बुलाते हैं, मैच्योर सॉइल। और इसको सेल्फ प्लफिंग सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, सेल्फ प्लफिंग सॉइल,
ठीक है, ये आपको याद रखने हैं इसके बारे में। और मेजर क्रॉप जो ब्लैक सॉइल के अंदर आपको देखने को मिलती है, यानी ब्लैक सॉइल में बनने वाली मेजर क्रॉप आपसे पूछी जाए तो वो कॉटन है, सबको पता होगा ये तो। ठीक है, और ब्लैक सॉइल में कॉटन के बिना अगर कोई चीज़ बनती है तो मेजरली वो शुगर केन आ जाती है। ठीक है, शुगर केन, ये चीज़ें आपको याद रखनी है ब्लैक सॉइल से रिलेटेड। इसके साथ साथ कौन कौन से रीजन में जो है ब्लैक सॉइल मेजरली देखने को मिलती है इंडिया के अंदर, तो मेजर रीजन जो है इसके वो आ जाते हैं आपके महाराष्ट्र और गुजरात। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, देन गुजरात में। ठीक है, ये मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। और इनके बिना अगर पूछा जाए तो कर्नाटका हो गई और तेलंगाना। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ब्लैक सॉइल जो है देखने को मिल जाती है। और ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक क्यों होता है? इसका ब्लैक कलर किसकी वजह से होता है? ब्लैक कलर ड्यू टू टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। ठीक है, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। याद रहेंगे ये सारे पॉइंट जो मैंने ब्लैक सॉइल से रिलेटेड बताए या फिर आपकी एलुवियल सॉइल से रिलेटेड बताए। ठीक है, एक पॉइंट मैं आपको एलुवियल सॉइल में बताना भूल गया था, मैं ओरली अभी बोल रहा हूँ कि जो एलुवियल सॉइल होती है ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपको पोटाश का। ठीक है, पोटाश रिच होती है, पोटाश रिच इन पोटाश। एलुवियल सॉइल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एलुवियल सॉइल में ये जो है पोटाश की मात्रा आपको देखने को मिलती है। और डेफिशिएंट होती है ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में। ठीक है, डेफिशिएंट यानी यहाँ पे पोटाश आपको देखने को मिलता है तो मैं इसको टिक मार्क कर देता हूँ। जो नाइट्रोजन है वो यहाँ नहीं देखने को मिलेगा आपको एलुवियल सॉइल में, और ना ही आपको फॉस्फोरस देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर ब्लैक सॉइल में बात करें, ब्लैक सॉइल किस में रिच है? ब्लैक सॉइल भी जो आपकी है उसमें भी आपको पोटाश देखने को मिलेगा, लाइम देखने को मिलेगा, आयरन, बिकॉज आपने टाइटेनीफेरस के बारे में पढ़ा ना, तो यानी यहाँ पे आयरन रिच भी है ये। उसके साथ साथ अगर आप देखें मैग्नीशियम, बिकॉज मैग्नेटाइट आप देख रहे हैं तो ये मैग्नीशियम रिच भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको ब्लैक सॉइल में देखने को मिलेंगी। क्लियर, इस चीज़ों को नोट कर लेना बेटा, मैं साथ साथ में रब कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सॉइल्स को लेकर के। अगर आप ये इतना डेटा पढ़ लेते हैं तो लेक्चर आपको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सॉइल वाले टॉपिक पे। बट फिर भी हम ट्राई करेंगे। मुझे तो लग रहा है कि इतने में से क्वेश्चन आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत डेटा है ये। इसको हटा रहा हूँ मैं, नोट कर लेना। ठीक है, तो इतना समझ आया आपको। अब बात करें अगर लैटराइट सॉइल की, तो लैटराइट सॉइल का जो अदर नेम है मैं लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं लिखूंगा, बच्चे फिर बोर हो जाते हैं, कहते हैं कि 2 ही क्वेश्चन पे इतना हो गया। इसको ब्रिक सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बिकॉज जो लैटराइट जो नेम है ये एक लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड लैटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक। ठीक है, इसलिए इसको ब्रिक सॉइल भी कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है पॉइंट जो इस सॉइल से पूछा जाता है, वो ये है कि ये इसका जो फॉर्मेशन प्रोसेस है वो क्या है? क्या? फॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है, ये बनती है लीचिंग से, लीचिंग प्रोसेस से बनती है आपकी लैटराइट सॉइल। अब लीचिंग क्या होता है? लीचिंग में जब हैवी रेन होती है ना, जब हैवी रेन होती है तो हैवी रेन होने की वजह से जो फर्टाइल इसका पार्ट होता है सॉइल का, वो बह जाता है हैवी बारिश की वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से। तो उस पानी के साथ साथ जो कंटेंट होता है सॉइल के अंदर, जैसे सिलिका या फिर लाइम, वो सारी चीज़ें भी बह जाती हैं। ठीक है, और जो हैवी मेटल्स हैं वो मिट्टी के अंदर रह जाते हैं, लाइक आयरन या फिर एल्युमिनियम। ये आपको याद रखना है। तो उसी प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग। क्या है लीचिंग? दोबारा से सुन लो, लीचिंग क्या है? जब हैवी रेनफॉल की वजह से टॉप सॉइल का फर्टाइल कंटेंट बह जाता है, जिसमें सिलिका या फिर लाइम जैसी चीज़ें जो हैं बह जाती हैं, और आयरन और एल्युमिनियम जैसी चीज़ें बच जाती हैं, उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग। यानी ड्यू टू हैवी रेनफॉल जो टॉप सॉइल है, जो फर्टाइल पार्ट है, वो बह जाना, उसी चीज़ को लीचिंग कहते हैं। तो लीचिंग की वजह से कौन सी सॉइल फॉर्म होती है? वो है लैटराइट सॉइल। तो एल फॉर लैटराइट है, एल फॉर लीचिंग है, तो लीचिंग से याद रखोगे लैटराइट सॉइल, लैटराइट सॉइल से याद रखोगे लीचिंग वाला प्रोसेस। ठीक है, इतना समझ आया। अगर इसमें पूछा जाए कि लैटराइट सॉइल किस में रिच है, तो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जब लाइट मेटल बह जाते हैं तो हैवी मेटल बच जाते हैं, जैसे आयरन और एल्युमिनियम, ऑब्वियस है। तो जब आयरन और एल्युमिनियम इसमें बच जाता है तो यानी लैटराइट सॉइल जो है रिच भी आयरन और एल्युमिनियम में ही होती है। ठीक है, इतना समझ आया आपको?
तो काफ़ी है। रेड सॉइल के बारे में आप ढूंढोगे, ये आपका होमवर्क है। रेड सॉइल के बारे में आप ढूंढोगे, ठीक है। मैं सिर्फ इसका कलर बता देता हूँ। इसका जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? रेड कलर इसका होता है ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड बोल लो, आयरन ऑक्साइड। तो इसकी वजह से जो कलर रहता है रेड सॉइल का, रेड कलर रहता है। और जब रेड सॉइल हाइड्रेटेड हो जाती है, ज़्यादा हाइड्रेटेड हो जाती है, तो ये येलो कलर में भी टर्न हो जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये याद रखना, एक गैस मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम सॉइल जो होती है ना, ज़्यादातर सॉइल्स आपको नाइट्रोजन डेफिशिएंट देखने को मिलेगी, नाइट्रोजन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। सॉइल्स के अंदर, ज़्यादातर सॉइल्स के अंदर, ठीक है। और जैसे आपने देखा एल्यूवियल सॉइल पोटाश रिच है, रेड सॉइल भी जो है ये पोटाश रिच होती है, ठीक है। इसमें भी पोटाश आपको काफ़ी देखने को मिलता है, ठीक है। और नाइट्रोजन यहाँ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, द रिवर विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू। तो उस रिवर का आपको नाम बताना है जो अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। ऑप्शंस आर नर्मदा रिवर, गोदावरी रिवर, तापी रिवर या फिर महानदी रिवर, ठीक है। तो बताइए कौन सी रिवर जो है अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत बार मैंने रिपीट की हैं ये सारी चीज़ें। तो नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है अमरकंटक प्लेट्यू से। नर्मदा रिवर के बिना सोन रिवर भी जो है अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। क्लियर? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगर आपसे लेंथ पूछी जाए नर्मदा रिवर की तो आप याद रखोगे 1312 किलोमीटर्स, ठीक है। ये नर्मदा रिवर की लेंथ है, ओरिजिन होता है इसका अमरकंटक प्लेट्यू से, ये आपने पढ़ा। उसके साथ साथ ये लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये पॉइंट आप याद रख लो। क्या है ये? लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। इंडिया की ये लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया की, ठीक है। इतनी चीज़ें आपने याद रखनी है। और तो एक फॉल जो मैंने बहुत बार पढ़ाया नर्मदा रिवर के ऊपर, धुआंधार फॉल पढ़ा है ना। धुआंधार फॉल आपको देखने को मिलेगा नर्मदा रिवर पे, धुआंधार फॉल। इसके बिना आपको कपिला धार फॉल भी यहाँ पे देखने को मिलता है, कपिल धारा फॉल, ठीक है। ये आपको जहाँ पे से नर्मदा ओरिजिनेट होती है ना उसके नियर ही आपको देखने को मिलेगा, नियर ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन के पास। और यहाँ पे जो है आपको धुआंधार फॉल में एक स्मोक कास्केड आपको देखने को मिलता है, यानी जहाँ पे ये फॉल गिरता है ना वहाँ पे मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह से एक पूरी वाइट लेयर बन जाती है, धुआं जैसा आपको दिखता है, स्मोक जैसा आपको दिखता है, इसलिए इसको धुआंधार फॉल भी कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें नर्मदा रिवर पे डैम्स की, तो नर्मदा रिवर पे जो डैम बनते हैं तो आपको पता ही होगा, सरदार सरोवर डैम वहाँ पे आपको देखने को मिलता है गुजरात में, और उसके बिना इंदिरा सागर डैम आपको देखने को मिलता है एमपी पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डैम्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट डैम है नर्मदा रिवर पे वो कौन कौन से हैं। एक है आपका सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर जो गुजरात में है, ठीक है बेटे। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा इंदिरा सागर डैम जो कहाँ पे है, एमपी में, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और बेटा अगर किसी बच्चे को डाउट होता है ना किसी क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर लिख करके जो है कमेंट में लिखा करो, वरना समझ नहीं आता पूछना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो ही हम आपके डाउट्स को जो है क्लियर कर सकते हैं। अगर बात करूं मैं गोदावरी रिवर की, तो इसकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है, तो लेंथ इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी, वो है 1465 किलोमीटर्स, ठीक है। ओरिजिन भी आपको बताया इसका त्र्यंबकेश्वर नासिक में देखने को मिलेगा, और गोदावरी रिवर को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है, क्लियर। और इसके साथ साथ और क्या बताया था, शायद इतना ही बताया था मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में इसके बारे में। हाँ, और आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये पेनिनसुलर इंडिया की भी लॉन्गेस्ट रिवर है और साउथ इंडिया की भी लॉन्गेस्ट रिवर है, याद रखोगे। तापी रिवर की अगर बात करें तो तापी रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है। तापी रिवर जो है ये ट्विन है नर्मदा रिवर की, ठीक है, ट्विन सिस्टर हम इनको बोल सकते हैं। और इसका ओरिजिन है मुल्ताई में, मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह आ जाती है, ठीक है, एमपी में, एमपी की बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। वहाँ पे जो है आपको देखने को मिलती है तापी रिवर का ओरिजिन, ठीक है। और इसकी अगर लेंथ देखें तो लगभग 724 किलोमीटर के आसपास जो लेंथ है वो तापी रिवर की है।
तो इतना याद रखिए इसमें। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा गया द सुंदरबंस मैनग्रोव फॉरेस्ट इज लोकेटेड एट द डेल्टा ऑफ। तो किसके डेल्टा पे सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं? कौन सी रिवर्स के डेल्टा पे आपको ये देखने को मिलते हैं? ऑप्शन है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एंड कृष्णा, महानदी एंड ब्रह्मानी, या फिर तापी एंड माही, तापी एंड माही। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के ही डेल्टा पे आपको सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट जो हैं देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ ये? और आपको पता होना चाहिए कि सुंदरबन मैनग्रोव जो है ये इनका जो नेम सुंदरबन क्यों पड़ा है? बिकॉज ऑफ सुंदरी ट्रीज, क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं आपको? सुंदरी ट्रीज देखने को मिलते हैं, सुंदरी ट्रीज। उसके साथ साथ जो ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है ये होम है किसके लिए? रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए। किसके लिए? रॉयल बंगाल टाइगर का होम माना जाता है इसको सुंदरी मैनग्रोव फॉरेस्ट को। ठीक है, तो इतने चीज़ें पता चली, तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया है द तीस्ता रिवर फ्लो थ्रू विच स्टेट्स। तो कौन सी स्टेट से जो है तीस्ता रिवर फ्लो करती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एंड असम, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, नागालैंड एंड मणिपुर। तो राइट आंसर आपका रहेगा सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तो यहाँ से जो है इन स्टेट से जो है तीस्ता रिवर जो है फ्लो करती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर इसमें रहेगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा गया है द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक के बारे में आपको बताना है। मैं बिल्कुल चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जिसको बेटा एक्सप्लेनेशन देखनी है लेक वाले लेक्चर पे जाइए, इन डिटेल बहुत सारी लेक्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे सिर्फ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, वो है आपकी वुलर लेक। इंडिया के अंदर वुलर लेक जो है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और एशिया की सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, एशिया की क्या है ये? सेकंड लार्जेस्ट। ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और बस, और इसमें बस आप लेक वाला लेक्चर एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 47 दी सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर का सोर्स आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने मानसरोवर लेक, डल लेक, यमुनोत्री ग्लेशियर, या फिर गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये ओरिजिन है या फिर सोर्स है गंगा रिवर का। ठीक है, गंगा रिवर का सोर्स है, या फिर आप बोल लो भागीरथी रिवर का सोर्स है। पढ़ा है ना ये सारी चीज़ें? देखिए, जो हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं उनको ये चीज़ें पता हैं। और यमुनोत्री ग्लेशियर जो है ये सोर्स है यमुना रिवर का, यमुना रिवर का सोर्स है। ठीक है, और ये आपको देखने को मिलता है नियर बंदरपूंछ। ठीक है, बंदरपूंछ के नज़दीक आपको ये देखने को मिलता है यमुनोत्री ग्लेशियर। तो डल लेक जो है इसकी लोकेशन कहाँ है? श्रीनगर में, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें मानसरोवर लेक की, तो मानसरोवर लेक से आपका जो आंसर रहेगा ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर रहेगा मानसरोवर लेक। वरना इसका जो ओरिजिन है आपको बहुत जगह पे अलग अलग नाम से बताया जाता है, जैसे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जो ग्लेशियर का नाम है, जिस ग्लेशियर से इसको सोर्स मिलता है यानी वाटर मिलता है ब्रह्मपुत्र को, वो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। बट ऑप्शन में मानसरोवर लेक लिखा है, तो वहीं पे उसके नज़दीक ही आपको चेमा युंगडुंग ग्लेशियर भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ए आंसर सही है। ठीक है, चाहे मानसरोवर लेक दिया हो ऑप्शन में तो ये सही है, चाहे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर दिया हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, और कभी कभी अंगसी क्या दिया होता है? अंगसी ग्लेशियर भी, अंगसी ग्लेशियर। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन में हो सकते हैं ब्रह्मपुत्र के ओरिजिन में। ठीक है, सोर्स में। तो समझ आया आपको? उसके साथ साथ इसमें आप याद रख सकते हो ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो सुबनसरी है। क्या है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है इसकी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी वो है सुबनसरी। कौन सी है? सुबनसरी। ठीक है, याद रखोगे ये चीज़। उसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र में आपको लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड देखने को मिलता है। ठीक है, रिवराइन आइलैंड वो है मजोली। क्या है?
मजोली आइलैंड, ठीक है। मजोली आइलैंड जो है वो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनता है, ठीक है। लार्जेस्ट है, ये मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या है, लार्जेस्ट है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ आई। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, द विंध्या रेंज रन इन विच डायरेक्शन। तो विंध्यास रेंज जो है वो कौन सी डायरेक्शन में रन करती हैं? क्या वो ईस्ट वेस्ट में रन करती हैं, या फिर नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, या फिर नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट? तो इसका राइट आंसर रहेगा ईस्ट टू वेस्ट, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरह से होती है ना इंडिया के अंदर ये, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है ये रन करती हैं, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है रन करती है विंध्यास रेंज, चाहे विंध्या रेंज है या फिर सतपुड़ा रेंज है। क्लियर? आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, द डंडा करनाया फॉरेस्ट लाइज इन, कहाँ पे लाई करते हैं डंडा करनाया फॉरेस्ट? देखिए, डंडा करनाया, कहीं पे इसको दंड करनाया भी लिखा जाता है, ठीक है। दंड करनाया, दंड मीन्स किसी को पनिशमेंट करना, ठीक है, पनिशमेंट करना। इसीलिए जो डंडा करनाया फॉरेस्ट है, इसका जो मीनिंग हम देखें, दंड का मतलब होता है पनिशमेंट, एंड जो अरानिया लास्ट पे है उसका मतलब है फॉरेस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो ये दंड है या फिर डंडा लिखा है, इसे दंड लिखा है, तो उसका मतलब है पनिशमेंट, पनिशमेंट, MENT, ठीक है। और जो ये लास्ट पे अरनाया वर्ड है, इसका मतलब होता है फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग बनेगा वो बनेगा जंगल ऑफ पनिशमेंट, भी इसको हम बुलाते हैं, फॉरेस्ट ऑफ पनिशमेंट या फिर जंगल ऑफ पनिशमेंट, जंगल ऑफ पनिशमेंट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ये कहाँ पे लाई करता है। ये ऑप्शन आप देख लीजिए पहले, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इसका बहुत इजी आंसर है, ये सेंट्रल इंडिया में लाई करता है। कहाँ लाई करता है? सेंट्रल इंडिया में। जैसे लोकेशन हम इसकी देखें तो छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, छत्तीसगढ़ हो गया, या फिर उड़ीसा हो गया, या फिर तेलंगाना हो गया, या फिर आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है जहाँ तक ये फैला हुआ है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, यानी सेंट्रल इंडिया में ये लाई करता है। इसके साथ साथ इसको एडोब ऑफ डेमोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडोब ऑफ डेमोन्स। मैं वो भी लिख देता हूँ, ऑल्सो नोन एज एडोब ऑफ डेमोन्स, ठीक है। और एक और पॉइंट इसमें आप याद रखते हो कि यहाँ पे आपको गोंड ट्राइब जो है देखने को मिलती है। कौन सी ट्राइब? गोंड ट्राइब, ठीक है। इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब्स में से एक है। इंडिया में जितनी लार्जेस्ट ट्राइब्स है ना, उनमें से एक ट्राइब है गोंड ट्राइब, जो इस दंड करनाया बोलो या फिर डंडा करनाया बोलो, इन फॉरेस्ट में पाई जाती है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय, यानी जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो नॉर्थ में किससे बाउंडेड है, ठीक है। उसके नॉर्थ वाला जो आपको पोर्शन है वो आपको बताना है। ऑप्शंस हैं हिमालयाज, इंडो गंजेटिक प्लेन्स, नर्मदा एंड तापी रिवर, या फिर अरावली हिल्स। तो इसमें आपको राइट आंसर मार्क करना है। क्या पूछा है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके नॉर्थ में आपको क्या देखने को मिलता है? बहुत सिंपल है, जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था वहीं पे हमने पढ़ा था, तो मैप के थ्रू हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसका क्या आंसर रहेगा? नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा नर्मदा एंड तापी रिवर, ठीक है, नर्मदा एंड तापी रिवर, ठीक है। आपने देखा था पहले विंध्यास होते हैं, देन बीच में नर्मदा फ्लो करती है, ठीक है, नर्मदा फ्लो करती है, देन नर्मदा के बाद आपको सतपुड़ा देखने को मिलती है, देन आपको तापी देखने को मिलती है, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। पेनिनसुलर पोर्शन में आपको डेक्कन प्लेट्यू जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा गया है, सतपुड़ा रेंज लाइज बिटवीन विच टू रिवर्स। सतपुड़ा रेंज जो है वो कौन सी दो रिवर्स के बीच में लाई करती है? तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने अभी बताया, क्या बताया मैंने? सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी विंध्यास रेंज, ठीक है, विंध्यास। विंध्यास के बाद आपको देखने को मिलती है रिवर, कौन सी रिवर? नर्मदा रिवर, ठीक है। फिर दोबारा आपको देखने को मिलती है कौन सी रेंज? सतपुड़ा रेंज। और सतपुड़ा रेंज के बाद दोबारा देखने को मिलती है आपको कौन सी रिवर? तापी रिवर, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नर्मदा रिवर का ओरिजिन कहाँ होता है? अमरकंटक से,
और तापी रिवर का कहाँ से होता है, मुल्तई से। मुल्तई एक जगह है बैतूल डिस्ट्रिक्ट, एमपी की बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो सतपुरा रेंज है वो कौन सी दो रिवर्स के बीच में लाई करती है, तो आपने देखा नर्मदा और तापी के बीच में लाई करती है सतपुरा रेंज। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, नर्मदा एंड तापी। समझ आ रही हैं चीजें, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर रहने वाला है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52। दोबारा सॉइल्स पे आगे, ठीक है, दोबारा सॉइल्स पे आगे। क्वेश्चन है द सॉइल मेनली फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू में मेनली आपको कौन सी सॉइल जो है देखने को मिलती है। पहले बात करते हैं लैटराइट सॉइल की। तो लैटराइट सॉइल के बारे में हमने पढ़ा था, इसके अदर नेम क्या पढ़ा, ब्रिक सॉइल। याद रखोगे, इतना आपने पढ़ा बिकॉज मैंने बताया था जो लैटराइट सॉइल है ये एक लैटिन वर्ड से बना है, लैटर से, जिसका मतलब होता है ब्रिक। क्लियर। और फॉर्मेशन, और मैंने क्या बताया था, इसकी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है, लीचिंग। क्या है, लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, क्या होता है लीचिंग में, हैवी रेनफॉल की वजह से टॉप सॉइल जो होती है, फर्टाइल पार्ट जो होता है सॉइल का, वो फ्लो हो जाता है और हैवी मेटल्स इसमें बच जाते हैं लाइक आयरन एंड एल्युमिनियम, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था कि लैटराइट सॉइल किस में रिच होती है, रिच इन, वो हमने पढ़ा था, रिच इन आयरन एंड एल्युमिनियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं लिखूंगा मैं, थोड़ा थोड़ा ही लिखूंगा। ब्लैक सॉइल के बारे में मैंने क्या लिखा था, जल्दी से जल्दी आप भी बताएं। ब्लैक सॉइल के बारे में मैंने लिखा था कि ब्लैक सॉइल के जो बाकी के नाम हैं, जैसे रेगूर सॉइल हो गया, जैसे आपका सेल्फ प्लफिंग सॉइल इसको बुला लेते हैं, या फिर मैच्योर सॉइल बुलाते हैं, या फिर कॉटन सॉइल बुलाते हैं, ये सारी चीज़ें इसके बारे में हमने लिखी थी। उसके बाद हमने बोला था कि ये रिच किस में होता है, ऑब्वियस है ये भी पोटाश में रिच होता है। पोटाश आपको बहुत सारी सॉइल्स में देखने को मिल जाता है, लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने ये पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में, ठीक है। एल्विलियल सॉइल के बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था, ठीक है, जैसे उसकी टाइप्स पढ़ी थी, है ना। तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद आती है आपकी रेड सॉइल। तो रेड सॉइल का मैंने बताया था, जब ये ज़्यादा हाइड्रेटेड हो जाती है तो ये इसका जो कलर है वो हो जाता है आपका येलो। कौन सा हो जाता है, रेड कलर से येलो में बदल जाती है हाइड्रेट होने से, ठीक है। और इसकी जो बेस्ट क्रॉप है, इसकी मैं लिख देता हूँ, बेस्ट क्रॉप इसमें कौन सी बनती है, बेस्ट क्रॉप इसमें आपको देखने को मिलेगी मिलेट्स, ठीक है। मिलेट्स यहाँ पे आपको देखने को ज़्यादा मिलते हैं, जैसे ग्राउंड नट हो गया, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ग्राउंड नट्स कहाँ बनते हैं, तो रेड सॉइल उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहती है, ठीक है। और इसका कलर जो है किसकी वजह से आता है, फेरिक ऑक्साइड की वजह से, फेरिक ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। ऑप्शन तो इसमें नहीं दिए हैं, फिलहाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है कि अरावली रेंज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। क्या ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है अरावली, ये आपको बताना है। ऑप्शन में आपके पास ट्रू या फॉल्स होगा, तो आपने बताना है यस ट्रू, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो रेंजेस है उनमें से एक क्या है, अरावली है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ इसमें मैं आपको एक दो पॉइंट और बता दूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर ओल्डेस्ट रेंज पूछें तो ऑब्वियस है अरावली है, ओल्डेस्ट भी है, ये वन ऑफ दी बोलो या ओल्डेस्ट ही है ये, वैसे तो ये ओल्डेस्ट अरावली है रेंजेस के अंदर। अगर मैं पूछता हूँ, जैसे इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन मैंने आपको बताए थे ना, तो उसमें सबसे ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन सी है, तो सबसे ओल्डेस्ट डिवीजन जो है फिजियोग्राफिक वो है आपकी पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। अगर रेंजेस में पूछा जाए और यंगेस्ट रेंज, जैसे अरावली मैंने बताया ना ओल्डेस्ट रेंज है, एक सेकंड कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुन लेना पहले। अरावली मैंने बताया ओल्डेस्ट रेंज है, तो अगर आपसे न्यूएस्ट पूछी जाए या यंगेस्ट पूछी जाए, ठीक है, न्यूएस्ट पूछी जाए या फिर यंगेस्ट पूछी जाए रेंजेस में, किसमें, रेंजेस में, तो आप बोलोगे हिमालयाज। क्या आंसर दोगे, हिमालयाज, ठीक है। ये क्या है, रेंज है, क्या है ये, रेंज, यंगेस्ट रेंज। तो हिमालयाज में भी अगर पूछा जाए हिमालय के अंदर सबसे यंग कौन है, तो आउटर हिमालय, या फिर आप उनको शिवालिक भी बुलाते हैं, ठीक है। और फिजियोग्राफिक डिवीजन में अगर पूछा जाए, फिजियोग्राफिक डिवीजन में, इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीजन में सबसे ओल्डेस्ट डिवीजन है आपकी पेनिनसुलर प्लेट्यू, और सबसे यंगेस्ट है आपके नॉर्दर्न प्लेन्स। कौन है, नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न
प्लेन्स। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा ध्यान से दोबारा पढ़ें। मैंने बोला फिजियोग्राफिक डिवीजन में ओल्डेस्ट डिवीजन है पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसमें आपको डेक्कन प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, और यंगेस्ट डिवीजन है फिजियोग्राफिक इंडिया की, वो है नॉर्दर्न प्लेन्स। और रेंजेस में ओल्डेस्ट है अरावली और यंगेस्ट है हिमालयाज। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मानसरोवर लेक। तो मैं पहले आपको ये होमवर्क देने वाला था, बट मैं सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं खुद डिस्कस करूँ, बिकॉज ऑप्शन थोड़े जो हैं कॉम्प्लिकेटेड हैं। जैसे इंदस ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र है, गंगा है या फिर यमुना है। देखिए इंदस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर दोनों ही मानसरोवर लेक के नज़दीक से निकलते हैं। ठीक है, बट इसमें आप आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए इंदस रिवर। ठीक है, देखिए ये भी वहीं से निकलती है, मतलब नज़दीक से ही निकलती है, बट ज़्यादा नज़दीक आपको देखने को मिलती है इंदस रिवर जो है वो ज़्यादा मानसरोवर के करीब से निकलती है। ठीक है, बट अगर आपसे इंदस रिवर का ओरिजिन पूछा जाए या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन पूछा जाए तो वो आपको बताना है। तो इंदस रिवर का जो ग्लेशियर है जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है वो है बुखारचू ग्लेशियर। ठीक है, याद रखोगे। और ब्रह्मपुत्र अंगसी ग्लेशियर से निकलती है, अंगसी ग्लेशियर, या फिर जिसको चेमायुंगडुंग ग्लेशियर भी बुलाते हैं, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, और ये दोनों ही ग्लेशियर मानसरोवर लेक के नज़दीक हैं, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे इंदस रिवर। ठीक है, उसके साथ साथ गंगा का तो पता ही आपको रीजन कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से, यानी यमुना का होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर इन दोनों के आपको बताऊं, इंदस रिवर को तिब्बत में सिंगी खंबाब के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? सिंगी खंबाब, याद रखोगे इसका ये इंपॉर्टेंट नेम है, सिंगी खंबाब। ठीक है, खंबाब, क्लियर। याद रखोगे अदर नेम है इसका, क्या है ये? अदर नेम। ठीक है, अदर नेम, ध्यान से सुनना, बाद में बोलोगे सर ने ये क्या लिख दिया है ON, ये ON लिखा है मैंने अदर नेम, तो स्पेस कम होने की वजह से करना पड़ता है ये। ठीक है, सिंगी खंबाब बोलते हैं इसको तिब्बत में। कहाँ बोलते हैं? तिब्बत में। ठीक है, इसके साथ साथ सिंगी खंबाब का मतलब होता है लाइन्स माउथ। क्या होता है? लाइन्स माउथ, लाइन्स माउथ। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अब एक सेकंड में ये रब कर रहा हूँ बेटा, इसको अपनी नोटबुक पे लिख लेना। ठीक है, नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं रब कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता चली, इससे रिलेटेड मैं एक और पॉइंट बता दूं जिस पे बच्चों को डाउट रहता है, तो मैंने सोचा बता देता हूँ। ठीक है, जैसे अगर आप देखें इंदस रिवर की लेंथ वो बताई जाती है 3180 किलोमीटर टोटल लेंथ। ठीक है, और इंडिया के अंदर बताई जाती है 1114 किलोमीटर। ठीक है, ये बेटा टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ये डेटा मिलता है इसका, और भी बहुत सारी वेबसाइट पे आप देखें तो ये डेटा मिलता है। ठीक है, इंदस रिवर का, कि इसकी टोटल लेंथ जो है वो है 3180 किलोमीटर, और इंडिया के अंदर है 1114 किलोमीटर। बट अगर आप ऑथेंटिक सोर्सेज से देखते हैं, जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन की आप वेबसाइट पे अगर जाएंगे ना, वहाँ पे आपको इंदस की जो लेंथ देखने को मिलेगी, टोटल लेंथ वो है 2880 किलोमीटर, और इंडिया के अंदर ये टोटल हो गई, और इंडिया के अंदर बताई जाती है 709 किलोमीटर। ये बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस वेबसाइट पे जाकर के चेक करें, गवर्नमेंट वेबसाइट है ये, सेंट्रल वाटर कमीशन की वेबसाइट पे आप जाइए। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यहाँ जाके आप चेक करें तो आपको ये डेटा मिलेगा। तो अब बच्चे पूछेंगे सर आंसर में क्या मार्क करना है JKSSB के? बेटा डिपेंड करता है उसने ऑप्शन क्या दिया JKSSB ने। ठीक है, अगर टोटल लेंथ में ये दिया और ये नहीं दिया है तो आप यही मार्क करेंगे। ठीक है, अगर ये दिया है तो यही मार्क करेंगे, दोनों तो नहीं मिलेंगे। तो अगर मिल भी गए तो ऑब्वियस है क्वेश्चन दोबारा से चेंज हो जाते हैं फिर आंसर JKSSB के। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी कि टेक्स्ट बुक या अदर सोर्सेज पे आपको ये देखने को मिलता है टोटल लेंथ इंदस की 3180। ठीक है, और इंडिया के अंदर 1114 किलोमीटर, और अगर आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे चेक करें तो ये आपका डेटा रहता है। क्लियर, इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, डाउट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद और मैंने कुछ बताया इसमें एक्स्ट्रा। हाँ, ब्रह्मपुत्र का नेम क्या बुलाते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत के अंदर? तो वो आप याद रखोगे, यारलुंग सांगपो। ठीक है, तिब्बत में बुलाया जाता है ब्रह्मपुत्र को। और आपको पता है अरुणाचल में क्या बुलाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में क्या बुलाते हैं इसको? सियांग या फिर दिहांग। ठीक है, इस नाम से इसको अरुणाचल में बुलाया जाता है।
और इंदस रिवर का तो मैंने अभी अभी आपको बताया, इसको सिंगी खंबाब बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? सिंगी खंबाब। कहाँ पे? तिब्बत के अंदर, ठीक है, तिब्बत के अंदर। और सिंगी खंबाब का मतलब होता है लाइन्स माउथ। क्या होता है? लाइन्स माउथ। ओरिजिन भी मैंने बताया, इंदस का ओरिजिन कहाँ से होता है? बुखारचू ग्लेशियर से। और ब्रह्मपुत्र का होता है अंगसी ग्लेशियर या फिर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक। क्लियर हुआ ना बेटा सबको? ये जिसको नहीं हुआ रिपीट करके देख सकते हो। और अपने एंड से भी, कभी कभी अपने एंड से भी कोशिश किया करो कि डेटा को वेरीफाई कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। द महानदी रिवर डेल्टा इज कॉल्ड। महानदी रिवर डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सुंदरबन, चिल्का, कोणार्क या फिर भीतरकनिका। ठीक है, वैसे तो महानदी रिवर डेल्टा को महानदी डेल्टा के नाम से ही जाना जाता है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर रहेगा भीतरकनिका। क्या रहेगा? भीतरकनिका। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, वरना मैं आपको बताऊं, जो महानदी रिवर डेल्टा बनता है, इसको इस डेल्टा को बनाने वाली जो रिवर्स है, वो एक रिवर है महानदी, ठीक है, और एक रिवर है आपकी बैतरनी रिवर, बैतारनी बोलो या बेतरनी बोलो, ठीक है, बैतारनी रिवर। और तीसरी रिवर आ जाती है ब्रह्मानी रिवर, ब्रह्मानी रिवर। ठीक है, इसलिए अब महानदी रिवर डेल्टा को कभी कभी महानदी डेल्टा बुलाते हैं और कभी कभी बैतरनी डेल्टा भी बुलाते हैं। ठीक है, रिवर्स के नाम पे ही जो है नाम जो है उसको बुलाया जाता है, उन्हीं नाम से जो है उसे बुलाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब डिपेंड करता है ऑप्शन क्या है। तो भीतरकनिका इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज वहाँ पे भीतरकनिका मैनग्रूव्स जो है उस डेल्टा पे पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा ना, सुंदरबन डेल्टा पे सुंदरबन मैनग्रूव्स होते हैं। क्या होते हैं? सुंदरबन मैनग्रूव्स होते हैं ना, और ये लार्जेस्ट मैनग्रूव हैं वर्ल्ड के भी और इंडिया के भी। और भीतरकनिका मैनग्रूव जो है ना, ये इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट हैं, सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया। ठीक है, भीतरकनिका मैनग्रूव्स। इसी वजह से जो महानदी रिवर पे डेल्टा बनता है उसको भीतरकनिका डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, बैतरनी डेल्टा के नाम से भी जानते हैं और महानदी डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुए डाउट? ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56, जहां पूछा गया है द पटकाई हिल्स आर लोकेटेड इन। पटकाई हिल्स कहां पे लोकेट करते हैं? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर मिजोरम। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ईस्ट की तरफ जितनी भी हिल्स हैं, जैसे मेघालय की अगर मैं बात करूं, वहां पे आपको देखने को मिलता है गारो, खासी और जयंतिया हिल्स, ये याद रखोगे। नागालैंड में पर्टिकुलरली अगर पूछा जाए तो नागालैंड में आपको देखने को मिलती हैं नागा हिल्स। मणिपुर में आपको देखने को मिलती हैं मणिपुरी हिल्स, मणिपुरी हिल्स। ठीक है, उसके साथ साथ आपको मिजोरम का भी मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये मिजोरम है। मिजोरम में आपको देखने को मिलती है मीजो हिल्स। कौन सी हिल्स? मीजो हिल्स, जिनको हम लुशाई हिल्स भी बुलाते हैं, लुशाई हिल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मीजो हिल्स को। ये चीज़ें क्लियर हुई। और अरुणाचल में देखने को मिलती हैं पटकाई बम। कौन सी हिल्स देखने को मिलती हैं? पटकाई बम हिल्स, ये वाली आपको देखने को मिलेंगी अरुणाचल में। बट इनका जो एक्सटेंड है वो अरुणाचल से लेकर के नागालैंड तक है। कहाँ तक है? अरुणाचल से लेकर के, एक सेकंड, कर्सर कहाँ गया? एक सेकंड रुको बेटा। ठीक है, तो पटकाई हिल्स का जो एक्सटेंशन है वो अरुणाचल से लेकर के नागालैंड तक है। तो अब डिपेंड करता है कि इसका जेकेएसएसबी क्या आंसर मार्क करेगा। ठीक है, जेकेएसएसबी पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं, अगर इसका एक्सटेंड पूछा जाएगा कि इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, तो एक्सटेंशन इसका अरुणाचल प्रदेश से लेकर के नागालैंड तक है। मतलब नागा हिल्स को ये जा करके टच करती हैं। पटकाई हिल्स जो है ये अरुणाचल से स्टार्ट होती है और नागा हिल्स तक इसकी जो है एक्सटेंशन है। ठीक है, तो अभी तो मैं इसके अकॉर्डिंग, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आंसर मार्क कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन ए मार्क कर रहा हूँ। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपसे एक्सटेंशन पूछा जाता है या फिर ये पूछा जाता है कि पटकाई हिल्स मेजरली कहाँ पे लाई करती हैं। अगर मेजरली पूछा जाता है या इसका मेजर पोर्शन पूछा जाता है तो आप मार्क करेंगे अरुणाचल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आंसर मार्क कर रहा हूँ अरुणाचल। ठीक है, एक्सटेंशन जो है इसका नागा हिल्स तक ये पहुँच जाती है। बाकी मैंने आपको बताया मेघालय में आपको गारो, खासी, जयंतिया हिल्स देखने को मिलेंगी, नागालैंड में आपको नागा हिल्स, मणिपुर में आपको मणिपुरी हिल्स देखने को मिलती हैं और मिजोरम में आपको लुशाई हिल्स देखने को मिलती हैं। क्लियर? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 57 में?
विच वन ऑफ दीज रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेटेड इन हिमालयाज। ठीक है, तो कौन सी है जो हिमालय से ओरिजिनेट नहीं होती है? गंगा होती है, बिल्कुल होती है। यमुना होती है, बिल्कुल ही आपको हिमालयाज में देखने को मिलेगा बेसिन इसका। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र भी। नॉर्थ की जितनी भी रिवर्स हैं वो आपको हिमालय से ही जुड़ती हुई दिखती हैं, तो आंसर रहेगा गोदावरी, बिकॉज ये तो साउथ में है। कहाँ है? साउथ में, तो हिमालयाज है नहीं, तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ? गोदावरी के बारे में मैं फिर बता दूं, गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर नासिक में, नासिक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। उसके साथ साथ गोदावरी का फ्लो आप याद रखें, जो इसका फ्लो है ना वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है ये फ्लो कौन सी स्टेट में करती है। तो स्टेट्स में बेसिन नहीं पूछा जा रहा है बेटा, बेसिन तो कम पूछा जाता है, फिर बहुत सारी स्टेट कवर हो जाती है, सिर्फ इसका फ्लो देखना है आपने, जो मेन रिवर का गोदावरी का, तो आ जाता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद आपको देखने को मिलती है तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखोगे फ्लो, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होती हुई जो है गोदावरी रिवर गुजरती है। आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा आपसे? द डेक्कन प्लेट्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स बाय। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू जो है ये इंडो गैंजेटिक प्लेन से सेपरेट होते हैं, लेकिन कौन सी फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है इसको सेपरेट करती है? ऑप्शन है आपके सामने, अरावली हिल्स, सतपुरा हिल्स, विंध्यास हिल्स या फिर हिमालयाज। तो आप एक चीज याद रख लें, जब भी आपसे पूछा जाता है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को सेपरेट कौन करता है, तो आपकी आ जाती है विंध्यास। ठीक है, ये ही नॉर्थ इंडिया को और साउथ इंडिया को सेपरेट करती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको डेक्कन प्लेट्यू साउथ में देखने को मिल रहे हैं और इंडो गैंजेटिक प्लेन नॉर्थ में देखने को मिल रहे हैं, तो नॉर्थ और साउथ को सेपरेट करने वाली रेंज है विंध्यास रेंज, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्लियर? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपसे अगर पूछा जाता है कि अरावली हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो गुरु शिखर है, सतपुरा की कौन सी है, तो धूपगढ़ है, तो ये सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ी हैं। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, दोबारा ट्रू फॉल्स पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे पूछा जा रहा है कि वेस्टर्न घाट आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ट्रू और फॉल्स? ऑब्वियस है कि ये क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो आपका आंसर रहेगा ट्रू। ठीक है, आगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 पे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं बेटा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, तो वो कर देना बेटा। तो उससे चलो उसको छोड़िए, वो तो आपका काम है, आप अपने एंड से देख लीजिए अगर पसंद आ रहा है तो। मैं बताता हूँ लास्ट क्वेश्चन के बारे में, विच इज़ दी लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन दी वर्ल्ड, यानी लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड के बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है मजोली, भवानी, दीवार या फिर सिरंगम, तो राइट आंसर रहेगा मजोली, ऑप्शन ए। ठीक है, जो कौन सी रिवर के ऊपर बनता है, कौन सी रिवर पे बनता है? ब्रह्मपुत्रा पे। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्रा पे, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। ठीक है, ये वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है और इंडिया का भी सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, वैसे तो ये सबको पता होता है। हाँ, एक चीज़ में और याद रखना कि कौन सी स्टेट में लाई करता है, स्टेट भी आपसे पूछी जाती है, तो ये असम में है। कहाँ पे है ये? असम वाले रीजन में ये बनता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और शेयर कर दो। वो पॉइंट है स्मॉलेस्ट, बताऊँ या आप अपना होमवर्क करके आएंगे? स्मॉलेस्ट रिवर राइन आइलैंड। ठीक है, आइलैंड बता दूँ या आप ये खुद ढूंढेंगे? चलो मैं बता देता हूँ, तो वो है आपका उमानंदा। क्या है? उमानंदा। ठीक है, जिसको आप पीकॉक आइलैंड भी बुलाते हैं। पीकॉक, एक सेकेंड मिस्टेक होगी स्पेलिंग, क्या बुलाते हैं? पीकॉक आइलैंड। ठीक है, ये याद रखोगे, क्योंकि लार्जेस्ट अब तो बच्चों को याद रहता है, लेकिन स्मॉलेस्ट भी पता होना चाहिए। ये भी कहाँ बनता है? ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, यहीं पे आपको ये भी देखने को मिलता है। क्या बोला मैंने? सबसे बड़ा आइलैंड, रिवराइन आइलैंड जो वर्ल्ड का भी है और इंडिया का भी है, कहाँ पे बनता है? ब्रह्मपुत्र रिवर पे। नाम क्या है? मजोली। कौन सी स्टेट में? असम में। और सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, तो वो है उमानंदा। क्या है? उमानंदा, जिसको पीकॉक, पीकॉक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र रिवर में। और कौन सी स्टेट में? असम में। क्लियर हुआ? लेक्चर पसंद आया तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।